आज हम उत्तर प्रदेश की जो कृषि और पशुपालन व्यवस्था है उसकी परतों को खोलेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत है वे खास तौर पर यूपी पीसीएस, लेखपाल और पुलिस जैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये आंकड़े, ये सब मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर बहुत बड़ी है। स्रोत के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लगभग 59.3% आबादी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। लगभग 60%। हाँ, तो ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये तो प्रदेश की मतलब सामाजिक और आर्थिक धड़कन है। इस पर पकड़ बनाने का मतलब है कि आप प्रदेश की नब्ज को समझ रहे हैं। तो चलिए इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वाला। हाँ बिल्कुल, यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? स्रोत कहता है 9, पर सवाल यह है कि 9 ही क्यों, 5 या 10 क्यों नहीं? ये सवाल ही इस विषय की गहराई को खोलता है। देखिए, ये संख्या 9 कोई मतलब मनमाना आंकड़ा नहीं है। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक विविधता है उसका प्रमाण है। अच्छा। आप सोचिए, एक तरफ गोरखपुर और बहराइच का नमी वाला तराई क्षेत्र है, जहां पानी की कमी नहीं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है झांसी और ललितपुर का सूखा पठारी बुंदेलखंड क्षेत्र। इन दोनों जगहों की मिट्टी, बारिश, तापमान सब में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। तो ये जो 9 क्षेत्रों का वर्गीकरण है, ये सरकार और वैज्ञानिकों को हर इलाके के लिए सटीक नीतियां और फसल योजनाएं बनाने में मदद करता है। अच्छा, तो ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक मजेदार ट्रिक भी है। यूपी की खेती 9 ग्रहों यानी नवग्रह पर चलती है। हाँ, ये याद रखने के लिए अच्छा है। अब इन जोन्स के अंदर जो फसलें उगती हैं उनके भी तो अपने मौसम होते हैं। हाँ, और इन मौसमों को समझना एक तरह से यूपी की कृषि अर्थव्यवस्था के कैलेंडर को समझना है। मुख्य रूप से 3 फसल चक्र हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी से शुरू करते हैं। सर्दियों की फसल, इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब आते हैं। स्रोत में कनेक्शन है, रबी इज इक्वल टू रजाई। हाँ, कनेक्शन आसान है, पर रबी की फसल, खासकर गेहूं, ये सिर्फ एक फसल नहीं है। मतलब ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। इसी फसल की वजह से यूपी को देश का ब्रेड बास्केट कहते हैं। देश की खाद्य सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा इसी मौसम की पैदावार पर टिका होता है। और इसे कम तापमान चाहिए होता है ना? जी, कम तापमान और पकने के लिए हल्की गर्मी, जो गंगा के मैदानी इलाकों की सर्दियां इसे भरपूर देती हैं। इसके बाद आती है खरीफ की फसल, मॉनसून की फसल। इसमें चावल, मक्का, बाजरा और सबसे जरूरी गन्ना शामिल हैं। हाँ। स्रोत में इसके लिए ट्रिक है, खरीफ इज इक्वल टू खराब मौसम, शायद बारिश और कीचड़ की वजह से। मैं इसे खराब नहीं बल्कि कारोबारी मौसम कहूंगी। कारोबारी मौसम? वो कैसे? खरीफ की फसलें, खासकर गन्ना और धान, ये उत्तर प्रदेश की कृषि औद्योगिक रीढ़ है। इन्हीं फसलों पर पश्चिमी यूपी की सैकड़ों चीनी मिलें और पूर्वी यूपी के चावल मिलों का पूरा कारोबार टिका है। अरे वाह! तो ये सिर्फ खेती का मौसम नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का इंजन चालू होने का समय है। इन फसलों को ज्यादा पानी और गर्मी चाहिए, जो मानसून उन्हें देता है। और इन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप आता है, जायद की फसलों का, ककड़ी, खीरा, तरबूज। ये असल में किसानों की कुशलता का बेहतरीन उदाहरण है। रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच जो 2-3 महीने खेत खाली रहते हैं ना, हाँ। उसका ये सबसे सही उपयोग है। एक किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक शानदार जरिया है। चलिए अब उन फसलों पर आते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पूरे भारत में मतलब अव्वल है। शुरुआत गेहूं से करते हैं। उत्पादन में यूपी नंबर 1, ये तो हम सब जानते हैं। जी। लेकिन स्रोत में एक दिलचस्प पहेली है। कौन सी पहेली? पहेली ये है कि गेहूं का सबसे ज्यादा रकबा मतलब एरिया हरदोई जिले में है, लेकिन उत्पादन का ताज गोरखपुर के सर पर है। ये कैसे हो सकता है? ये आंकड़ा सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक पूरी कहानी कहता है। अच्छा। ये हमें रकबा और उपज के फर्क को समझाता है। इसका मतलब है कि गोरखपुर में प्रति हेक्टेयर पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी हरदोई से कहीं ज्यादा है। ओह, तो ये बात है। हाँ, इसकी वजह है गोरखपुर का तराई बेल्ट में होना। वहाँ की जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था है।
तो ये एक बड़ा सबक है कि सिर्फ खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने पर नहीं, बिल्कुल, बल्कि हर हेक्टेयर से उपज बढ़ाने की तकनीक पर ध्यान देना होगा। ये तो सच में गहरी बात है। अगली फसल है गन्ना, यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। कैश क्रॉप। हाँ, इसमें भी प्रदेश नंबर 1 है और इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। बिल्कुल। उस गन्ने की कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, ये राजनीति और उद्योग की भी है। पश्चिमी यूपी, जहां इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है, वहां का पूरा सामाजिक आर्थिक ताना बाना इन्हीं चीनी मिलों और गन्ना किसानों के रिश्ते पर टिका है। हाँ, ये तो सुना है। ये एक बहुत शक्तिशाली लॉबी है जो प्रदेश की नीतियों पर भी असर डालती है। अब एक ऐसी फसल पर आते हैं जिसके आंकड़े थोड़े हैरान करते हैं, अफीम। स्रोत बताता है कि इसकी सबसे ज्यादा खेती बाराबंकी में होती है, पर मुझे याद आ रहा है कि इसकी अकेली सरकारी फैक्ट्री कहीं और है। जी, गाजीपुर में। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? खेती कहीं, प्रोसेसिंग कहीं और। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब यूपी की प्रशासनिक रणनीति में छिपा है। अफीम कोई आम फसल नहीं है, ये नारकोटिक्स विभाग के बहुत ही कड़े नियंत्रण में उगाई जाती है। अच्छा। तो खेती और प्रोसेसिंग को जानबूझकर अलग-अलग जगहों पर रखना सरकार की एक सोची समझी नीति है। इससे पूरी सप्लाई चेन पर कड़ा नियंत्रण रहता है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल, किसी भी तरह के रिसाव या अवैध व्यापार की गुंजाइश कम हो जाती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अच्छा, तो ये एक सुरक्षात्मक उपाय है। और आखिर में आलू, इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जी। और स्रोत में एक मजेदार बात लिखी है कि यहाँ का आलू दूसरे राज्यों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प लगा। पर क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है या आगरा के पास वाकई कोई बढ़त है? यह मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन संगम है। कैसे? ताज नाम तुरंत आगरा की विश्व प्रसिद्ध पहचान से जुड़ जाता है, जो ब्रांड को एक प्रीमियम एहसास देता है। सही बात है। लेकिन इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। आगरा के पास देश की कुछ सबसे अच्छी कोल्ड स्टोरेज चेन्स हैं। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली के बड़े बाजार से नजदीकी इसे एक आदर्श लॉजिस्टिक्स हब बनाती है। तो ये सिर्फ एक गिमिक नहीं, बल्कि एक सफल एग्री बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल। मतलब जीआई टैग के लिए जाने जाते हैं। जैसे प्रतापगढ़ का आंवला। हाँ, प्रतापगढ़ का आंवला, या फिर प्रयागराज का इलाहाबादी सुरखा अमरूद, जो अपने आप में एक ब्रांड है। जीआई टैग इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक खास पहचान देता है। और दूसरी कहानी उन फलों की है जो पहले से ही ब्रांड बन चुके हैं। सही पकड़ा। जैसे लखनऊ का दशहरी आम, जिसके लिए कहा जाता है कि नवाबों को आम पसंद है, या फिर वाराणसी का लंगड़ा आम। ये सिर्फ फल नहीं है, ये उस जगह की संस्कृति है। हाँ, ये उस जगह की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। इसी तरह स्रोत हमें बताता है कि सहारनपुर संतरे और लीची के लिए मशहूर है और कौशाम्बी केले के लिए। हर फल अपने साथ एक पूरे क्षेत्र की कहानी लेकर चलता है। तो हमने देखा कि कैसे यूपी की जमीन फसलों और फलों से सोना उगलती है। लेकिन ये कहानी उस साथी के बिना अधूरी है जो सदियों से किसान के साथ रहा है, पशु। बिल्कुल सही योगाम। स्रोत के मुताबिक उत्तर प्रदेश कुल पशुधन और दुग्ध उत्पादन दोनों में देश में पहले स्थान पर है। दोनों में? जी, दोनों में। भैंसों की संख्या भी सबसे ज्यादा यही है। ये प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब पशुधन इतना विशाल है तो जाहिर है कि उनके स्वास्थ्य और नस्ल सुधार के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक ढांचे की जरूरत होगी। बिना वैज्ञानिक समर्थन के इतने बड़े पशुधन को उत्पादक बनाए रखना असंभव है। यहीं पर शोध संस्थानों की भूमिका आती है, जिनसे जुड़े सवाल परीक्षाओं में अक्सर दिखते हैं। जी, चलिए कुछ प्रमुख संस्थानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, IVRI। ये बरेली के इज्जत नगर में है। इसे याद रखने की ट्रिक इज्जत शब्द से जुड़ी है कि जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए। हाँ। ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका नहीं है, ये संस्थान के मिशन को भी दर्शाता है। ये देश का प्रमुख संस्थान है जो पशुओं में होने वाली बीमारियों, उनकी वैक्सीन, इन सब पर शोध करता है। अगला संस्थान थोड़ा चौंकाता है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो मखदूम, मथुरा में है। अब मथुरा तो कृष्ण और गायों के लिए प्रसिद्ध है, पर रिसर्च का केंद्र बकरी पर है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक प्राथमिकताएं कभी-कभी पारंपरिक पहचान से अलग होती हैं। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। मुझे ये तो सुना है। ये छोटे और सीमांत किसानों की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है।
इसलिए बकरी की नस्ल सुधारने और उसे बीमारियों से बचाने पर शोध करना लाखों परिवारों की आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये तो बहुत अहम बात है। आगे है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। और इसे याद रखने का कनेक्शन बड़ा ऐतिहासिक है। झांसी, जो अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, आज पशुओं के पोषण की लड़ाई का केंद्र है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को अपने घोड़ों की ताकत की जरूरत थी। बिल्कुल। वैसे ही आज प्रदेश के विशाल पशुधन को अच्छे और पौष्टिक चारे की जरूरत है। ये संस्थान उसी मिशन पर काम कर रहा है। और एक और संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कारी, ये भी इज्जतनगर बरेली में ही है। हाँ, यानी पशु और पक्षी दोनों का शोध केंद्र बरेली में ही है। ये बरेली को भारत के पशु और पक्षी विज्ञान के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करता है। चलिए अब अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में आते हैं और किसानों से जुड़ी कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं पर नजर डालते हैं, जिनके शुरू होने का साल अक्सर पूछ लिया जाता है। और इन सालों को रटने की बजाय अगर हम उनके पीछे की सोच को समझें, तो वे हमें सरकारी नीतियों के विकास की कहानी बताते हैं। जैसे स्रोत में जिक्र है चकबंदी योजना का, जो 1954 में शुरू हुई। फिर है किसान बही योजना 1992, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी 1999-2000 और किसान मित्र योजना 2001। अब इन्हें एक कहानी की तरह देखिए। 1950 के दशक में आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह लाना, ताकि खेती आसान हो। हाँ। इसलिए आई चकबंदी योजना, हाँ। यानी जमीन सुधार। फिर 90 के दशक के अंत तक किसानों को कर्ज की जरूरत महसूस हुई। सही, उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई, यानी आर्थिक मदद। और फिर 2001 में किसान मित्र योजना। बिल्कुल। 21वीं सदी की शुरुआत में सरकार की सोच और आगे बढ़ी। ये समझा गया कि सिर्फ जमीन और पैसा काफी नहीं है, किसानों को सही समय पर सही जानकारी और तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत है। अच्छा, तो ज्ञान आधारित मदद। हाँ, इसी सोच के साथ किसान मित्र योजना शुरू हुई। तो ये जमीन से पैसा और फिर ज्ञान तक का सफर है। ये तो इन योजनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? कुछ मुख्य बातें तो बिल्कुल याद रखनी है। जैसे कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, गेहूं उत्पादन में गोरखपुर टॉप पर है, आंवले के लिए प्रतापगढ़, पशु और पक्षियों पर शोध के लिए बरेली का इज्जतनगर और चारे के लिए झांसी। हाँ, ये स्रोत हमें क्या और कहाँ की बेहतरीन जानकारी देते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि हमने आज की चर्चा में कोशिश की, अगर हम क्यों और कैसे पर भी गौर करें, तो ये तथ्य महज जानकारी नहीं, बल्कि गहरी समझ बन जाते हैं। और आगे सोचने के लिए कोई सवाल? एक सवाल जो मेरे मन में आता है, वो भविष्य से जुड़ा है। हमने 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात की। हाँ, जो मौसम के पुराने पैटर्न पर आधारित हैं। बिल्कुल, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है। बेमौसम बारिश, बढ़ती गर्मी और सूखे के लंबे दौर हम देख रहे हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले दशकों में उत्तर प्रदेश को अपने इन 9 कृषि क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है, तो इसका असर प्रदेश की पूरी फसल प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? ये सवाल इन तथ्यों को भविष्य की चुनौतियों से जोड़ता है।